मध्य प्रदेश का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? ईश्वर का प्रकाश ज्योतिष है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि अंक गणित के मामले में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी कोई अपने से नहीं पढ़ सकता है। प्रेडिक्शंस होती है जो कि फेक होती है, जिस पर आज का जो युवा है, यूथ है, वो बिलीव नहीं करता है। नीम हकीम से आप एस्ट्रोलॉजी कराओगे तो फल गलत भी हो सकता है। ज्यादातर उपाय तो जैसे आपको 3 महीने बाद का कोई दे रहा है, जो छोटे प्लेनेट होते हैं जिनका ट्रांजिट ही 1-1 महीने का 28 दिन का है, वो तो अपने आप आपके अच्छे बुरे चलते रहेंगे। तो बहुत सारे के आप यूट्यूब अभी किसी से अपॉइंटमेंट लीजिए, 3 महीने बाद का देंगे, 3 लाख रुपए लेंगे, तो 3 महीने तो वैसे ही सब ठीक हो जाता है। प्लेनेट ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एमपी का एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन क्या है? क्या राशि देखने से, सिर्फ राशि देखने से ही भविष्य बदल सकता है, किस्मत बदल सकती है? काल सर्प दोष क्या है, इसके साथ ही मंगल दोष और 7.5 से लोग इतना क्यों डरते हैं? तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को फेक भी बोलते हैं, लेकिन आज हम प्रूफ के साथ में बात करेंगे। नमस्कार, दिशा भक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी, और हमारे साथ में आज दिशा भक्ति के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। शैलेंद्र जी, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। जैसा कि आपने एस्ट्रोलॉजी में डिग्री ली है, पूरी पढ़ाई की है, और प्रूफ के साथ में आज आप दिशा भक्ति के स्टूडियो में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूं कि आपने एक बात कही थी, मध्य प्रदेश और एस्ट्रोलॉजी। तो मध्य प्रदेश का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है? पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश मीन्स ईश्वर। ईश्वर का प्रकाश ज्योतिष है। इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है गणित, दूसरा होता है संहिता, और तीसरा होता है होरा। गणित मीन्स आकाश में, यूनिवर्स में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, बिना बेस के कैसे स्थापित हैं, उसको कहते हैं बेसिकली सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष। दूसरी होती मुंडेन ज्योतिष, दैट इज संहिता, कि लार्जर लैंड मास पे ग्रह नक्षत्रों का क्या असर पड़ता है। सुनामी है, कोविड है, कैसे आते हैं, सूखा पड़ना, फसल ज़्यादा होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, ये सब संहिता ज्योतिष है। तीसरा होता है होरा शास्त्र, कि मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का क्या असर पड़ता है, वो होरा शास्त्र होती है, प्रिडिक्टिव ज्योतिष। नाउ सबसे पहली सिद्धांत ज्योतिष। रावण के ससुर थे मयासुर, मंदसौर के रहने वाले थे। वो भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। ज्योतिष शास्त्र के 18 फाउंडर हैं, जिसको प्रवर्तक बोलते हैं, शीर्ष 18। उनमें भगवान सूर्य भी एक हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, और भी लोग हैं, लेकिन एक भगवान सूर्य बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो मयासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान दे दो, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे से प्रसन्न बहुत हो। तो भगवान सूर्य कहते हैं, देखो मुझ में तेज इतना ज़्यादा है कि मेरे पास जो भी आता है वो भस्म हो जाता है। जितने भी ग्रह नक्षत्र आते हैं अस्त हो जाते हैं, और मेरे तेज के कारण मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई है, तो तुम कैसे मेरे पास आओगे? दूसरा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरी सृष्टि को प्रकाशित करना है। नियमित रूप से घटी और जो भी छोटे से छोटा काल होता है, त्रुटि घटी जो भी होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन अब तुमने मांगा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बॉडी का एक छोटा टुकड़ा लिया और मयासुर की ओर फेंक दिया। उस टुकड़े को सूर्यांश कहते हैं या सूर्यपुत्र कहते हैं। तो मयासुर ने पूरी श्रद्धा के साथ में सूर्यांश का सम्मान किया और उससे कहा कि भगवान सूर्य ने आपको भेजा, मुझे आप ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान दीजिए। तो ये प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। मयासुर उनसे प्रश्न पूछता है कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति क्या हुई, काल क्या है, काल की गणना कैसे करेंगे, ब्रह्मा जी की आयु क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ग्रहण कैसे लगते हैं, नक्षत्र की क्या पोजीशन है, कैसे यूनिवर्स में घूमते हैं, गैलेक्सी क्या, ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी। तो वो जो जो प्रश्न पूछते गए तो सूर्यांश उसका मयासुर को उत्तर देते गए। अंत में सूर्यांश कहते हैं कि हे मया, तुमने भक्तिपूर्वक मेरे से जो ज्ञान प्राप्त किया है, देखना इसका दुरुपयोग ना हो और इसे अपने तक सीमित तक रखना, या फिर जो व्यक्ति इसका वास्तव में पात्र हो उसको शेयर करना। ये सिद्धांत ज्योतिष कहलाती है। इसका पहला लौकिक ग्रंथ
जो ये पहले तो सब कुछ ऋषि परंपरा से होता था, मतलब गुरु शिष्य परंपरा पे लोग इस श्लोक में पढ़ाते थे, जो अपने गुरुकुल में उस हिसाब से ज्ञान एक दूसरे जनरेशन में जाता था। लेकिन पहला जो लौकिक ग्रंथ, जो लिखित ग्रंथ होते हैं, उसको लौकिक ग्रंथ बोलते हैं। आर्यभट्ट ने, जो संभवतः पटना के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के, उन्होंने आर्यभट्टियम में सूर्य सिद्धांत को लिखा है, पहला ग्रंथ। दूसरा, मध्य प्रदेश से कनेक्शन। अब जो दो शास्त्र बचे, एक तो हो गया सूर्य सिद्धांत का, या जिसको गणित कह दो, सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष। दूसरा है मुंडेन ज्योतिष, सिद्धांत संहिता ज्योतिष। बराह मिहिर एक आचार्य थे, जो चित्तौड़ के पास के कहीं के रहने वाले थे, आचार्य मिहिर थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु 12 साल 12 दिन में दिन के 12 बजे हो जाएगी, और मृत्यु होगी जंगली सुअर बराह के मारने से। विक्रमादित्य बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। इतिहास ने ज़रूर इतना अच्छा उनको ग्लोरीफाई नहीं किया है, बहुत सारे कारण हैं उसके, लेकिन विक्रमादित्य बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके भी 9 रत्न थे। बाद में बराहमीर उन 9 रत्नों में एक रत्न बने। तो चक्रवर्ती सम्राट को लगा मेरे बेटे को और एक जंगली सुअर खा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें नहीं, संभव नहीं है, ये प्रिडिक्शन गलत होगा। उन्होंने सभी जेल खोल दिए और जितने जंगली सुअर पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर दिए। उसके बाद पूरे किले का पहरा लगा दिया, सब तरफ आग जला दी और उबलते हुए तेल के कढ़ाव रख दिए कि अगर सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको गिरा देंगे, जैसा होता था पुराने ज़माने में। तो लेकिन 12 साल का हुआ, 12 दिन आ गए, दिन का 12 बजने को था। इतने में पूरे उज्जैन में आंधी तूफान आया भयंकर, पूरा अंधेरा छा गया। उनका बालक पुत्र विक्रमादित्य जी का आंगन में खेल रहा था। इतने ऊपर से राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्ह ऊपर से गिरता है, उस बच्चे के पेट में लगता है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। प्रतीक चिन्ह क्या था? बराह। तो बराह के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हुई। उन्होंने ससम्मान आचार्य मिहिर को बुलाया और उनको बराह मिहिर की संज्ञा दी, और बराह मिहिर उनके बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। बराह मिहिर ने मुंडेन ज्योतिष की, संहिता ज्योतिष की पहली पुस्तक लिखी, जिसको बृहद संहिता कहते हैं, और दूसरी उन्होंने होरा शास्त्र की लिखी, जिसको कहते हैं बृहद जातक। तो जो ज्योतिष शास्त्र के 3 विधाएँ हैं, उन 3 में से 2 का ओरिजिन तो बराह मिहिर से है और तीसरे का मयासुर से। लिखी जरूर लौकिक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा, लेकिन ये इसका हुआ। और सुनिए, बराह मिहिर ने पंचांग उज्जैन से ही बना है, जिससे पूरा काल की गणना होती है। बराह मिहिर ने ग्रहण कब लगेगा, कहाँ लगेगा, उसका पूरा एक चक्र बनाया। और वो दिस इज 5th सेंचुरी एडी, जब कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कि कोई टेलीस्कोप नहीं था, रेडियो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उन्होंने कैलकुलेट किया कि 18 साल 10 दिन 8 घंटे में 71 ग्रहण पड़ेंगे। उनमें 42 सूर्य ग्रहण होंगे और 29 चंद्र ग्रहण होंगे। कहाँ पड़ेंगे, कितने बजे पड़ेंगे, आज भी वहीं पे ग्रहण पड़ रहा है जो 5th सेंचुरी एडी में कहा था। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि अंक गणित के मामले में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आए, चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए, फाहीन आया, हुनसेन आए, इन सब ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र के मामले में हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं है। अल-बरूनी आया, मैक्स मुलर आए, इन सब ने अपने अपने स्मरण में लिखे कि हिंदुस्तान की ज्योतिष के ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं है, और इनके 2 ग्रंथ तो हमारे उज्जैन में ही हुए हैं, और तीसरे का संबंध मंदसौर से है। राजा विक्रमादित्य ने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनाई ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए, अभी भी उज्जैन में। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को फेक भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जो रील्स आती है, इसके साथ ही कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस होती है जो कि फेक होती है, जिस पर आज का जो युवा है, यूथ है, वो बिलीव नहीं करता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या सच में आपने अभी जो स्टोरी बताई है वो सच में हुआ है, लेकिन आज के टाइम पर एस्ट्रोलॉजी को आप क्या कहेंगे? मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो बराह मिहिर ने, क्योंकि हम बराह मिहिर की बात कर रहे थे, बृहद संहिता में ही कोट किया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना अगर फलादेश करता है तो उसे नक्षत्र सूची कहते हैं,
और राजा को ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। उस समय राजा महाराजा होते थे, और वो जिस पंक्ति में बैठ के भोजन करता है उस पंक्ति को दूषित करता है। शास्त्र अपने आप में सही है, विद्या अपने आप में सही है, हमें नहीं आती, ये हमारी कमी है, और हम धन लाभ के लिए प्रिडिक्शंस देना शुरू कर देते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, कभी भी जो अच्छा पढ़ाता है उसका प्रिडिक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें लालच आ जाता है। प्रिडिक्शन में आप पैसा मांग के करते हो। एक तो व्यक्ति वैसे ही, ईश्वर भी देखता है, व्यक्ति वैसे ही परेशान है। ज्योतिषी के पास कौन जाता है? जो परेशान होता है। वैसे ही उसको, हर आदमी की समस्या है, उसे पैसा चाहिए, वो आप उसे पैसा निकालने लगते हो। फिर बहुत सारे लोग तो पढ़ाते हो, पढ़ाने में अगर कोई कुंडली डाल दो तो बोलते इसको प्रिडिक्शन में ले लो, कंसल्टेंसी ले लो। तो ये तो गलत है ना। आपने पैसा कमाने का, इस पवित्र विद्या को पैसा कमाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए ये गलत है। फिर प्लस संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे मिलता है एक लाल किताब, बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका एक 20 रुपए की किताब आती है, लाल किताब के उपाय। हम उस किताब को रखे रहते हैं, सामने वाला आया, कंप्यूटर कुंडली बनती, उसको बता दिया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अब लेकिन वो रिलेटेड होते हैं, एक प्लेनेट का उसमें है, किस प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट किसकी एक्सिस पे आ रहा है, किस नक्षत्र में है, ये तो उसमें नहीं है। मैं आपको जैसे मान लो मेष राशि का बताऊं, मेष लग्न का, लोग कहते हैं ना मेष में मंगल की एनर्जी है, लेकिन मेष में तो 3 नक्षत्र आते हैं। बरहमीर ने ही मैपिंग की 5th सेंचुरी एडी में। राशियां हमारी नहीं हैं, राशियां बेबीलोन से आई हुई हैं और यमन से आई हुई हैं। हमारे किसी भी ग्रंथ में, महाभारत में, रामायण में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में कहीं भी राशि शब्द का उल्लेख नहीं है। जो भारतीय ज्योतिष, हमारी वैदिक ज्योतिष है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 खाने पे बेस्ड है। बाद में राशियां आई और बरहमीर जी ने पंच सिद्धांति का एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने मैपिंग की। 30 डिग्री की एक राशि है और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो उन्होंने मैपिंग करके 2.25 नक्षत्र पे एक एक राशि को फिक्स किया। तो एक सूक्ष्म पे जाएं, मैं आपको केवल बताता हूँ, इसके बाद तो कृष्णमूर्ति जी ने सब लॉर्ड थ्योरी लाए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेष राशि, सब बोलते हैं ना मेष मंगल, मतलब आदमी उतावला होगा, एरोगेंट होगा, उसमें मंगल की एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, जो केतु का नक्षत्र है। उसके डीटी, हर नक्षत्र का एक देवता होता है, एक ट्री होता है, एक एनिमल होता है, एक उसका सामान होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और नक्षत्र अपना फल, मतलब कोई भी ग्रह अपना फल देने पहले अपने नक्षत्र का फल देता है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो उसके अश्विनी कुमार उसके डीटी है, काफ़ी सुंदर होते हैं ऐसे लोग, दुबले पतले। इसका एनिमल घोड़ा है, हॉर्स है, तो हॉर्स की तरह तेज़ तर्रार होते हैं, मतलब तेज़ चलने वाले होते हैं। अश्विनी कुमार जी हीलर भी हैं, वो आयुर्वेद का काम करते हैं, हीलिंग करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले, केतुआ नक्षत्र है, जड़ी बूटी का भी काम कर सकते हैं, हीलिंग का, और किसी बीमार आदमी ऊपर हाथ रख दे उसकी बीमारी से भी उसको फ़ायदा मिलता है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हीलिंग का काम करता है। दूसरा नक्षत्र भरनी है। भरनी नक्षत्र शुक्र का है। ये लोग थोड़े पैसे की तरफ होते हैं, इनका शरीर, क्योंकि इसका एनिमल हाथी है, थोड़े बल्कि होते हैं, घोड़े की तरह तेज तर्रार नहीं होते हैं। उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। आपने हाथी और दर्जी की कहानी सुनी होगी, वेरी शार्प मेमोरी। तो ये आप उनको पसंद करो या ना करो, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम, लाइक हिम और डिसलाइक हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। ये व्यक्ति मरते समय तक अपने पुत्र को बोल के जाएगा कि इससे बदला लेना है। मेमोरी इतनी शार्प होती है। वजनदार व्यक्ति होता है, वेल्थ होती है। तीसरा पार्ट होता, मतलब 4-4 चरण हो गए, 3-20 3-20 के बाद 13-20 का अश्विनी हो गया, 13-20 का भरनी हो गया। अब अगला नक्षत्र आता है कृतिका। कृतिका नक्षत्र की जो डीटी है वो अग्नि है। ये अग्नि की तरह पवित्र होते हैं लोग। भरनी नक्षत्र के यम है, तो इसलिए वो यम की तरह ही, मतलब थोड़ा सा बदला लेने में, उस सब में डिसिप्लिन भी उनमें उतना होता है यम की तरह। अब अग्नि का नक्षत्र आ गया कृतिका, वो अग्नि की तरह पवित्र होते हैं, प्यूरिफायर होते हैं। और आपको याद होगा कृतिकाओं ने कार्तिकेय को पाला था, तो जो कृतिका नक्षत्र वाले होते हैं दूसरों के बच्चों के एजुकेशन पे ज़रूर कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई का भी देखिए, कृतिका नक्षत्र में है, लग्न में या राशि में, आप देख, चंद्रमा, मतलब चंद्रमा या लग्न उसका कृतिका नक्षत्र में है, वो दूसरों के बच्चों का खर्च करता है, चाहे अडॉप्ट करे, कुछ भी करे। तो एक ही राशि से 3 हो गए। अब इन सब जो नक्षत्र है, अब उस पर फिर चलिए, जो अश्विनी नक्षत्र है, अगर उसका पहला 4 चरण होते नक्षत्र में, पहला होगा
तो वो मेष राशि का ही होगा, नवमांश बोलते हैं। दूसरा नवमांश होगा तो टॉरस का होगा, वृष राशि का, तो उसमें शुक्र के गुण आ जाएंगे। पहले मंगल की एनर्जी है, दूसरे शुक्र की। तीसरा होगा तो तीसरा जो राशि होती है वो जेमिनाई होती है। जेमिनाई होगी तो जेमिनाई का डेटी क्या होता है, उसके हिसाब से जेमिनाई बुध की राशि है, तो उसमें इंटेलेक्ट आ जाएगा। कम्युनिकेशन वाले होते हैं, आप लोग एंकर होते हैं, सबका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होता है, दे कम्युनिकेट वेरी वेल, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछते हैं, सामने वाले को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो और अगर चौथा होगा तो चंद्रमा की एनर्जी, दे वुड बी इमोशनल। तो अब एक राशि, एक नक्षत्र, मतलब उसके 3 नक्षत्र हुए, वो एक नक्षत्र के भी 4 चरण हो गए, तो कितना मल्टीप्लाई हो गया। तो आप राशि से क्या प्रिडिक्ट करोगे। और आपको बताएं, महाभारत में जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि अब मेरा मोक्ष का समय आ गया है। श्वेत केतु एक अप्रकाशित ग्रह भी होता है, प्रकाशित ग्रह भी होते हैं, प्रकाशित भी होते हैं, अप्रकाशित। श्वेत केतु मेरे चित्रा नक्षत्र को भेद कर अब स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, इसलिए मेरा अंत आ गया है। रामायण में राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि से बोलते हैं राम के वनवास के समय कि मंगल मेरे जन्म नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है, अब मेरा मोक्ष का समय आ गया है। यानी हमारे पूरे ग्रंथ नक्षत्र बेस्ड है। ये भी जानना चाहती हूँ कि फेक जो एस्ट्रोलॉजी है, बिना ज्ञान के एस्ट्रोलॉजी कितनी खतरनाक किसी पर हो सकती है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मैं अगर किसी बिना ज्ञान के एस्ट्रोलॉजर के पास में चले जाऊँ तो मेरी लाइफ के साथ में क्या कुछ हो सकता है जो कि गलत एस्ट्रोलॉजी के जरिए। चलिए मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ, लाइव उदाहरण। वीनस आदमी की कुंडली में उसकी पत्नी है, चंद्रमा उसकी माँ है। अगर चंद्रमा और वीनस का झगड़ा हो रहा, 180 डिग्री पे हिट कर रहा है अगर वीनस चंद्रमा को, और ऐसे व्यक्ति को हीरा पहना दो तो माँ को बहुत कष्ट होगा। मैं एक केस जानता हूँ, अभी किसी व्यक्ति ने पहना था, उसकी मदर की डेथ हो गई। अगर सैटर्न वीनस को हिट कर रहा है, आपको देखना है कौन सा प्लैनेट किसको हिट कर रहा है। डिग्रियां होती हैं, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, कृष्णामूर्ति में देखते हैं। 45, 90 और 180 डिग्री खराब मानी जाती है इंक्रीजिंग क्रम में, और 30, 60, 120 अच्छी मानी जाती है, फ्रेंडली मानी जाती है। तो अगर 180 डिग्री से सैटर्न वीनस को हिट कर रहा है और आपने अगर सैटर्न का नीलम पहनते हैं ना सैटर्न के लिए, अगर उसको ब्लू सैफायर पहन लिया, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो ये बड़ा नीम हकीम से इलाज कराना है। मैं भोपाल का एक केस जानता हूँ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है यहाँ के। उनको एक बार एक व्यक्ति ने झूठे 307 के केस में फंसा दिया, और नीम हकीम का वो किसी पास गए। वो क्यों फंसाया, वो कहीं पे डकैती डालने गए थे वो लोग। इनसे पहले हफ्ता मांगते थे, इन्होंने हफ्ता नहीं दिया और इनको डांट डपट करके भगा दिया। उसके बाद वो 4-5 बदमाश थे, वो कहीं डकैती डालने गए। उनके हाथ में सुअर बम थे, हाथ में फट गए। हाथ में उनके बम फट गए तो उनके हाथ झुलस गए। तो किसी नीम हकीम के पास गए, उसने कहा बम से फटे हैं, आप एसिड से धो लो तो हाथ आपके ठीक हो जाएंगे। तो उसने एसिड से अपने हाथ धोए और पूरे हाथ झुलस गए। बाद में एम्प्यूटेशन हुआ उसके हाथों का। और डाइंग डिक्लेरेशन में जो भोपाल के नंबर 1 के बिजनेसमैन हैं, उनका नाम उसने लिखा है कि उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के उसमें, और उन्होंने हमारे हाथ जुड़े। खैर वो तो फॉर्चुनेटली वी वर देयर इन CID, हमने डिटेक्ट किया और कैसे उसके हाथ में बारूद निकली। फिर उस गांव में गए जहां डकैती डालने, बड़ी लंबी स्टोरी है, मैंने अपनी बुक लिखी है, उसमें पूरा चैप्टर लिखा है इस पर एक, कि कैसे एक इनोसेंट को फंसाने के लिए वो, लेकिन उसकी डेस्टिनी अच्छी थी। वो हम लोग के किसी के पास गए, हम लोग CID में थे, उन्होंने इनके पास चले जाओ, पहले हम लोग केस ले भी लेते थे उनका। यानी नीम हकीम का एस्ट्रोलॉजी भी है। अगर नीम हकीम से आप एस्ट्रोलॉजी कराओगे तो फल गलत भी हो सकता सही भी हो जाए, मैं नहीं जानता कहता। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर उपाय तो जैसे आपको 3 महीने बाद का कोई दे रहा है, जो छोटे प्लैनेट होते हैं जिनका ट्रांजिट ही 1-1 महीने का 28 दिन का है, वो तो अपने आप आपके अच्छे बुरे चलते रहेंगे। तो बहुत सारे के आप यूट्यूब पे अभी किसी से अपॉइंटमेंट लीजिए, 3 महीने बाद का देंगे, 3 लाख रुपए लेंगे, तो 3 महीने तो वैसे ही सब ठीक हो जाता है। प्लैनेट ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब आप कहोगे कि वो उन्होंने उपाय बताए थे, हमें लग गए, बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए आप, ये जो अपने प्रमोशन के लिए डालते हैं, किसी बड़े आदमी में डालते हैं फिल्म स्टार का, कि हम फिल्म स्टार का है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं भोपाल में IG था जब, तो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, यहाँ शूटिंग चल रही थी। तो मैं सोचा कि पुलिस से लोग इंटरेक्ट करेंगे, मोटिवेशन के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनको नाम मिलेगा। मैं सोचा, हमारी सोच थी, हमारी कम सोच है, ये मेरी गलती थी। मैंने उनको ऑफ़र दिया कि वो पुलिस लाइन में सब कांस्टेबल्स रहेंगे, आप
पुलिस के रोल में भी आते हो, मोटिवेशन होगा हमारे बच्चों को। तो उनके पीए ने बोला कि वो 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। मतलब मोटिवेशन का ये है। तो ये जितने बड़े बड़े आते हैं, प्रमोशनल हैं, हम आप अपने चैनल में ले आओ ना किसी को, बड़े आदमी को, मैं मान जाऊंगा कि कैसे होता है। तो इनके सब जितने होते हैं कि इन्होंने इतने बड़े आदमी को कंसल्टेंसी दी और बड़े आदमी का और बड़ा हो गया और नई कंपनी बन गई और ये हो गया। तो ये बड़े आदमी तो कोई जो होते हैं आइकन्स जो होते हैं, वो तो विज्ञापन ही उनका है ना। तो विज्ञापन के लिए करते हैं, विज्ञापन का पैसा मिलता है। मुझे नहीं वाला, कोई फ्री में करता है तो बहुत अच्छी बात है। आप भी ले आओ अपने यहाँ, हम भी आके मिल लेंगे। मंगल दोष जो कि लोगों में आजकल बना हुआ है कि मुझे मंगल है, ये इसकी पूजा करानी है। हरिद्वार में कोई भी मंदिर हो, जैसे उज्जैन का ले लीजिए, मंगलनाथ, जहाँ पर पूजा होती है, बड़ी से बड़ी पूजा लोग करवाते हैं। तो मंगल दोष कैसे आता है किसी पर, कैसे लगता है, क्या होता है? जब शनि चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा के एक घर आगे या चंद्रमा के एक घर पीछे, यानी आपकी राशि में या आपकी राशि एक पहले एक आगे 7.5 साल, मतलब 3 घर में रहा, तो आपका कहते हैं 7.5 हो गई, 7.5 खराब हो गई। ठीक है, खराब आराम नहीं होती, अभी मैं बता रहा हूँ। कुंडली में कुल 12 तो घर हैं, आपके 25% हो गए। 25% जिंदगी खराब ही हो गई आपकी, हैं? अभी इतने 25% लोगों की खराब हो गई, क्योंकि 12 मतलब जो 1/12 लोगों की राशि, 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 12 करोड़ लोगों की 7.5, 12 थी 36 करोड़ लोगों की 7.5 हमेशा चलती रहेगी। तो क्या 36 करोड़ लोग आपको परेशान होकर घूमते नजर आ रहे हैं? फिर अभी ढैया भी आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये मान के चलिए, शनि न्याय के देवता हैं, काम करो और फल पाओ, नंबर 1। दूसरा, शनि की जो ग्रोथ होती है वो सीमेंटेड ग्रोथ होती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देश के हैं जो शनि के डोमिनेटेड हैं। 2 प्राइम मिनिस्टर हैं जो शनि की महादशा में या 8th लॉर्ड की महादशा में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 8वें घर को भी खराब बोलते हैं, मृत्यु का घर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। तो आप उपयोग कैसे करते हैं अपने घर का, अपने प्लेनेट का, उस हिसाब से आपको फल मिलते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म 7.5 में होता है, सामान्यतः उसकी 7.5 बहुत अच्छी बीतती है। और अगर आपके 2.5 साल खराब भी होते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो आपके 12 घरों में घूम रहे हैं शनिदेव, तो आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि जो 75% की ज़िंदगी आपकी है ना, वो बहुत अच्छी बीतती है। शनि सबक देते हैं, धीरे धीरे थप्पड़ मार के आपको लाइन पे लाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको टोटल सत्यानाश कर देते हैं। मंगल दोष जो कि लोगों में आजकल बना हुआ है कि मुझे मंगल है, ये इसकी पूजा करानी है। हरिद्वार में कोई भी मंदिर हो, जैसे उज्जैन का ले लीजिए, मंगलनाथ, जहाँ पर पूजा होती है, बड़ी से बड़ी पूजा लोग करवाते हैं। तो मंगल दोष कैसे आता है किसी पर, कैसे लगता है, क्या होता है? कुंडली में मंगल की पोजीशन से मंगल दोष या मांगलिक कहते हैं। कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में कितने हुए? 6 हुए। 12, 1, 2, 4, 7, 8, यानी 50% लोगों के कहीं ना कहीं तो होगा 12 घर में। तो क्या 50% पॉपुलेशन मंगल दोष से हो गई? क्या इनकी शादी टूट जाएगी? क्या इनकी शादी के बाद इनके पति की जो कहते हैं कि कुंभ विवाह कराओ कराओ, क्या उनकी डेथ हो जाएगी? ऐसा है क्या? ये मिस इंटरप्रिटेशन है। थोड़ी मंगल की एनर्जी ज़्यादा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। वो भी अब उसका उपाय वो भी होता है कि नवमांश में है कि नहीं है, दशमांश में है कि नहीं है। 16 वर्ग चार्ट होता है, 16 वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, उसमें देखना पड़ता है कि मंगल की क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद आपको जब 16 वर्ग कुंडलियाँ देख ली, फिर उसका षडबल भी देखते हैं, कितना बली है दूसरों जो। और अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कहते गुरु की दृष्टि जिस पे पड़ती है वो सब पवित्र हो जाता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हो जाती हैं, ईश्वर आपके साथ रहता है। इसलिए ऐसा नहीं है। फिर कृष्णमूर्ति या भृगुनंदी नाड़ी, इसमें तो मंगल दोष को मानते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसी विदाएँ हैं ज्योतिष शास्त्र की, सब अंत में वहीं पहुँचती हैं, लेकिन उसमें नहीं होता है, उसमें मंगल दोष को नहीं मानते हैं। वो तो नंबर से होता है कि जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति है, शादी के लिए 2, 7, 11 देखते हैं। 2 कुटुंब में वृद्धि हो गई, एडिशन टू फैमिली हो गया। 7 एक्चुअल हाउस ऑफ मैरिज हो गया। 11 में इच्छा पूर्ति हो गई। तो इनसे हम देखते हैं। फिर 2, 7, 11 से देखते हैं।
एरोगेंस के लिए भी देखते हैं, जॉब के लिए। लेकिन मंगल वाला क्या है, मंगल वाला मेरा भी मंगल बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो एक्सॉल्टेड मार्स है, पुलिस में आ गया। राहु से दृष्ट हो जाए, राहु से कॉम्बिनेशन बना जाए तो बड़ा पुलिस वाला बन जाएगा, एक्सपेंशन बंदूकधारी हो जाएगा। अगर छोटा होगा तो सिपाही बनेगा, जिसको बिना बंदूक के, मतलब और भी छोटा, सिपाही के पास भी बड़ी बंदूक होती है, अच्छा पावरफुल हो जाएगा। आर्मी चीफ का मंगल अच्छा होता है। और एट द सेम टाइम अगर मंगल खराब है और पावरफुल है तो टेररिस्ट भी बनता है, टेररिस्ट का भी मंगल होता है। इसलिए लाल किताब में उसको मंगल बद और मंगल नेक के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। काल सर्प दोष भी है, जिसको कई सारे ज्योतिष ऐसा कहते हैं, और कई सारे कहते हैं बहुत डरावना होता है, ये होता है, और कई सारे ज्योतिष कहते हैं कि कुछ नहीं होता काल सर्प दोष। तो एक्चुअल में ये एस्ट्रोलॉजी में क्या है? ये कोई दोष नहीं है। दो दोष मैं कहूँगा, एक विष योग कहते हैं, शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो उसको विष योग बोलते हैं, और इसकी बहुत सारे लोग पूजा कराते हैं, लेकिन ओरिजिनल ग्रंथों में विष योग का नाम नहीं है। ऐसे ही काल सर्प दोष का कोई नाम नहीं है। काल सर्प दोष क्या होता है, जैसे मैंने विष योग का बताया, शनि और चंद्रमा। लेकिन अगर आप देखें, शनि को शिव मानते हैं और चंद्रमा को पार्वती, तो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है वो चंद्र और शनि की युति के समान है। विरक्ति योग होता है, ये लोग थोड़े आइसोलेशन में रहते हैं, कोई बहुत नेगेटिव नहीं होता है। तो आइसोलेशन में क्या, हम कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आइसोलेशन हो गया ना। मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हो गया, शनि चंद्र ठीक हो गए दोनों, तो जो आपका विष योग था वो तो खत्म हो गया। राहु केतु क्या होता है, जब कुंडली के 12 घर होते हैं, अगर राहु केतु के बीच में एक तरफ लेफ्ट या राइट में सभी 7 ग्रह फंस जाएं, टोटल 9 ग्रह होते हैं, तो बाकी 7 ग्रह एक तरफ हो जाएं तो कहते हैं कि सांप ने बांध लिया। राहु को नाग मानते हैं, सिर को राहु मानते हैं और पूंछ को केतु मानते हैं। तो सांप के बीच में सभी प्लैनेट बंध गए, तो आपका जो है काल सर्प दोष हो गया। अब आप इसकी पूजा कराइए। काफ़ी बड़ी बड़ी पूजा होती, मैं नहीं कहूँगा कल्ट वाले करते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं। मैं इसके दूसरा बताऊँ, आप मुझे काल सर्प दोष वाला एक व्यक्ति बताइए जो अपने परिवार से अलग हो। हर प्लैनेट एक रिश्ते का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये पथरी को राहु केतु 2 भागों में बांट देते हैं। 12 घर हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो 1 में है तो फिर वो 7 में होगा, 6 में है तो 12 होगा। तो ऐसे एक्सिस बना के राहु केतु एक्सिस से पथरी को 2 भागों में बांट देते हैं। जो इस तरफ रह गए और जो इस तरफ रह गए, मैं तो उल्टा कहूँगा, जिसका काल सर्प दोष नहीं है उसका मान लो एक केवल प्लैनेट एक तरफ छूट गया, मान लो चंद्रमा छूट गया, उसको माँ का सुख नहीं मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। सूर्य छूट गया, उसको पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। बुध छूट गया, छोटी बहन से छोटी बेटी सपोर्ट नहीं मिलेगा। काल सर्प दोष तो एक अच्छी चीज़ है कि पूरे परिवार को, कुटुंब को, सभी रिश्तों को बांध के रखता है। थोड़े बहुत नेगेटिव असर होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डिलेड हो जाता है, कोई उसमें कहीं कुछ पैसा वैसा फंस गया नहीं मिलता है, लेकिन उसका कोई पूजा वूजा की ज़रूरत नहीं हो ना, कोई ओरिजिनल ग्रंथों में तो ये दोष ही नहीं है। अब राशि का तो मैं पूछ नहीं सकती, क्योंकि आपने कहा कि सबकी एक ही राशि नहीं होती, तो इसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए ये वाला जो साल है वो हीरो हाउस रहेगा? मैं आपको हीरो हाउस का कॉन्सेप्ट बताऊं। गुरु की ब्लेसिंग्स, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है, और लोग विष्णु को, नारायण को ही गुरु मानते हैं। भगवान शिव को भी दक्षिणा मूर्ति के रूप में गुरु मानते हैं सबसे बड़े। और जिसका कहते गुरु खराब हो उसको लिंगाष्टकम का पाठ शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। तो गुरु की डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आप विष्णु की कहो, शिव की कहो, किसकी भी कहो। गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है और गुरु जिससे गोचर करते हैं प्रोग्रेशन में, उसको फ़ायदा मिलता है। तो क्या होता है कि आपकी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं। 1, 5, 9 ईस्ट है, 2, 6, 10 आपका साउथ है, 3, 7, 11 वेस्ट है, और 4, 8, 12 उत्तर है। ईस्ट वाला वेस्ट को देखता है, वेस्ट वाला ईस्ट को देखता है, नॉर्थ वाला साउथ को देखता है, साउथ वाला नॉर्थ को देखता है। तो गुरु अगर इन ट्राइन में, मतलब ईस्ट वेस्ट वाले या नॉर्थ साउथ वाले में होंगे तो उनको फ़ायदा देते हैं। जैसे 1, 5, 9, 3, 7, 11 में गुरु है। जैसे अभी क्योंकि जेमिनाई में गुरु हैं, तो जेमिनाई में गुरु हैं तो गुरु की ब्लेसिंग्स सबसे ज़्यादा तो जो जेमिनाई राशि वाले हैं
मिथुन राशि वाले उनको मिल रही हैं, उनके लिए अच्छा है। डिपेंड्स कि गुरु किस नक्षत्र में है, क्योंकि वो वहाँ पे 3 नक्षत्र भी होते हैं। उन नक्षत्रों में राहु के नक्षत्र में है कि गुरु के नक्षत्र में है कि शनि के किस नक्षत्र चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र से शुरू होते हैं वहाँ पे, तो किसके नक्षत्र में है उस हिसाब से उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यस, टॉरस के लिए इस समय ये हीरो हाउस है, और टॉरस में अगर वक्री है तो वो जल्दी करे, उसका जो भी उसको अच्छे काम करना है, जो भी उसका फ़ायदा होना है, वक्री के समय बहुत अच्छे फ़ायदा देता है। जिसकी बेसिक में नेटल चार्ट में जिसका गुरु वक्री है वो 9 मार्च तक अच्छा फल देगा, और जिसका मार्गी है वो 9 मार्च से 10 जून तक बहुत अच्छा फल देगा। 10 जून के बाद क्योंकि ये कैंसर में चला जाएगा, तो कर्क में चले जाएंगे गुरु, तो गुरु जहाँ जाएंगे तो 4, 8, 12 और 4, 8, 12 का 2, 6, 10 3 के लिए, मतलब नॉर्थ और साउथ, 4, 8, 12 नॉर्थ की राशियां हैं, तो 2, 6, 10 साउथ की, तो नॉर्थ और साउथ वालों को फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर्क राशि वाले को होगा। और वैसे भगवान राम की कुंडली में भी कर्क राशि में गुरु था, लग्न में उनके कर्क राशि थी और उसमें गुरु थे, तो इसलिए उस राशि वालों को फ़ायदा होगा गुरु का। लेकिन डिपेंड्स कि आपको दूसरे प्लैनेट कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और गुरु के ऊपर कहीं राहु का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, राहु केतु का। मैं आपको 2 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो आपके दर्शक हैं वो 2 चीज़ देखें। जिस व्यक्ति के चारों त्रिकोण में एक एक प्लैनेट हो, वो व्यक्ति जीवन में कभी किसी भी अपनी इच्छाओं से वंचित नहीं रहेगा। हर त्रिकोण में एक एक है, मतलब उसके सबसे पहले उसका धर्म धार्मिक होगा, देन अर्थ, उसके बाद पैसा भी होगा, तीसरा कर्म, उसकी इच्छा पूर्ति काम त्रिकोण, एंड चौथा मोक्ष, उसको मोक्ष भी मिलेगा। एक पहला पत्री देखते समय सबसे पहली लोग देखते हैं लग्न देखो, लग्नेश देखो, उनका बल देखो, आयु देखो, वो चीज़ें मैं एक सामान्य तौर पे बता रहा हूँ कि चारों त्रिकोण में एक एक प्लैनेट हो तो उसका पूरा घर बैलेंस्ड कुंडली है। दूसरा एक आपको बताऊँ, गुरु और शनि। गुरु है आपका क्या, धर्म, और शनि है कर्म। इस योग, बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ये धर्म कर्म राजयोग, मैं इसको सबसे बड़ा योग मानता हूँ कि गुरु और शनि की युति हो। अगर 9 में या 10 में हो, क्योंकि काल पुरुष में 9वां गुरु का है, 10वां शनि का है, इन 2 में हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर 9 में हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 10वें में गुरु नीच का हो जाता है, मकर राशि में काल पुरुष के हिसाब से अच्छे फल नहीं देता है। गुरु के घर में शनि बहुत अच्छे फल देता है। तो जिस व्यक्ति का या जिसके लग्न में ही हो, आप देखिए ऐसे लोग, मतलब जो हायर रैंकिंग जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उस लेवल तक पहुंचते हैं वो लोग। और अगर मान लो अपने समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से नहीं पहुंचता, तो ग्राम प्रधान तो बन ही जाता है, धर्म पे बैठता है और न्याय करता है। तो धर्म कर्म राजयोग सबसे पहले पत्री में ही देखो, वो व्यक्ति किसी भी मुसीबत से निकल जाएगा, और जिसका गुरु अच्छा है वो आपको हाथ पकड़ के हर मुसीबत से निकाल ले जाता है। बिल्कुल। और कई सारे लोग हैं जो राजयोग बोलते हैं, मैंने देखा है कि कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो बैठे रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये राजयोग है कि बैठे बैठे खाना मिलता रहे, ये भी राजयोग है एक तरीके से। वैसे पुराने टाइम पे जो कहा जाता था राजयोग, तो यही रहता था कि राजा बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नेता बनेंगे, जहाँ चलती है उसी को राजयोग कहते हैं। राजा तो राहु भी बनाता है। अब राजयोग तो बहुत तरीके होते हैं, 1000 राजयोग होंगे। गज केसरी योग एक होता है, तो गज केसरी योग वाले को तो बहुत रईस होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गज केसरी योग सिंपल है, पहली चीज़ तो किस नक्षत्र में है, अगर वो कहीं मूल नक्षत्र में हुआ तो केतु तो काटने वाला भी है। तो इसलिए गज केसरी योग में आपको जेब कभी खाली नहीं रहेगी, कभी भरी भी नहीं रहेगी, आपको ज़रूरत के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत होता है। बिल्कुल। देखिए, समय के साथ में परिस्थितियां भी बदलती हैं, और प्लैनेट्स की डीपली इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। शैलेन जी, बहुत शुक्रिया आपका दिशा भक्ति के स्टूडियो में आने के लिए। इसके साथ ही अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे। तो देखिए, पूरी जानकारी आपने ली है, डीपली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में आपने जानी। इसके साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है, पूरी जो कहानी है, इसके साथ ही जो पूरा पॉडकास्ट है वो देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल आया है, तो वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आप बने रखिए दिशा भक्ति के साथ।